नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे लेक्चर नंबर 16 और इसमें हमको पढ़ना है एडॉप्टेशंस फॉर एंटमोफिली। जैसा कि बच्चे हम क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप के एडॉप्टेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंसी और द मीडियम थ्रू विच पॉलिनेशन विल अकर। उस आधार पर हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशंस क्रॉस पॉलिनेशंस को बांटे थे। उस सारे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स टाइप का जो है एडॉप्टेशंस को पढ़ना ज़रूरी है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से। तो आज हम इससे प्रीवियस वीडियो में या लेक्चर में आपको हम एडॉप्टेशंस रिलेटेड टू द एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली बताया था। आज हम आपको एडॉप्टेशन रिलेटेड टू द एंटोमोफिली बताएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि एंटोमोफिली किसको कहते हैं, एक ऐसा पॉलिनेशंस जो इंसेक्ट्स के थ्रू हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स ना, यानी कि ये पॉलिनेशंस कौन करवाएगा, इंसेक्ट्स करवाएगा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। जनरली बच्चे अगर हम एक कॉमन सेंस का यूज करें कि कौन सा पौधा या कौन सा फ्लावर इंसेक्ट्स पॉलिनेशंस को प्रीफर करेगा, तो हमको लगता है कि ऐसा सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि ऐसे फ्लावर जो सेंटेड होगा उसके तरफ शायद अट्रैक्ट होगा इंसेक्ट, जो नेक्टार वाले होंगे है ना, जो कलर्ड होंगे उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के थिंकिंग हम अपने दिमाग में डेवलप कर सकते हैं कि इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्लावर में पाया जाए तो वो जो है क्या करेंगे, एंटोमोफिली के लिए एडॉप्टेड कैरेक्टर कहा जाएगा या माना जाएगा, है ना। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम जो है इस एडॉप्टेशंस रिलेटेड टू द एंटोमोफिली के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। हमें पहली बात ये सोचा कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कैसी होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए या ब्राइटली कलर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होनी चाहिए, ताकि वो अपने तरफ उस इंसेक्ट्स को क्या करे, है ना, अट्रैक्ट कर सके। बट हमेशा कलर्ड होना या ब्राइटली कलर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे एक फ्लावर है जिसको हम बोगेनविलिया कहते हैं। इसके जो फ्लावर हैं वो डल कलर के होते हैं या इसको पेल कलर भी बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो डल कलर के हैं और पेल कलर के भी हैं, तो इसमें भी इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशंस को अंजाम देते हैं। इसीलिए कलर्ड होना या ब्राइटली कलर्ड होना एक एडॉप्टेशन से एक अच्छा एडॉप्टेशन है, बट ये नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल आपको बताए बच्चे, आप याद रखिएगा, बोगनविलिया। दूसरी बात हम करेंगे इसके संबंध में कि अगर कलर्ड वाले एग्जाम्पल हम लेना चाहें, एक तो ऐसा लिया कि बिना कलर्ड वाले एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि किसी का पेटल्स कलर्ड होता है, किसी का सेपल्स कलर्ड होता है ना। तो इस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एक एग्जाम्पल है यूफोरबिया। इस यूफोरबिया प्लांट के जो फ्लावर हैं इसके लीफ कलर्ड होते हैं और इसी कलर को देखकर इंसेक्ट्स जो हैं क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये जो है एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें फ्लावर कलर्ड नहीं है, लीफ कलर्ड है और पॉलिनेशंस हो रहा है, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुशंडा। ये एक ऐसे फ्लावर है ना, जिसके सेपल्स कलर्ड होते हैं। फ्लावर कलर्ड नहीं है, बट क्या है ना, सेपल्स जो है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर ना जो सेंट या स्मेल के थ्रू इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अडॉप्टेड होता है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे सेंट के संबंध में कि सेंट वाले जो प्लांट के फूल होते हैं ना, तो ये सेंटेड फ्लावर में एक एग्जाम्पल है आपका, है ना, जैस्मीन, ठीक है। इसकी फ्रैग्रेंस बहुत ही सुगंधित होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक है। और इसको हम नाइट ब्लूमिंग फ्लावर भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड
अगर इसी सेंट और स्मेल के संबंध में एक और बातें कीजिए, एक ऐसा सेंट, एक ऐसा सुगंध जो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गंदा सेंट का होता है या डल सेंट का होता है, आप ऐसा कहिए, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल रेफ्लिसिया, आप जो है बच्चे इसको आप पढ़े होंगे ना। आप रेफ्लिसिया एक फ्लावर है जिसको हम लार्जेस्ट फ्लावर है, ये लार्जेस्ट फ्लावर कहते हैं। ये बहुत बड़े साइज का, बिग साइज का फ्लावर है और इसके जो स्मेल है वो काफ़ी गंध करता है। ये बहुत डल, बहुत बैड स्मेलिंग का होता है। ये बैड स्मेलिंग भी जो है रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है रेफ्लिसिया को आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, एक प्लांट है ऑर्चिड। ऑर्चिड फ्लावर होते हैं, उसको हम ऑफरिस कहते हैं। ऑर्चिड प्लांट के फ्लावर जो हैं उसको हम ऑफरिस कहते हैं और ये एक इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होता है जिसको हम मॉथ कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक स्टोरी की तरह सुनिए। इस ऑर्चिड प्लांट के जो फ्लावर है जिसको ऑफरिस कहते हैं, ये एक इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होता है और इस ऑफरिस प्लांट के जो पेटल्स हैं वो कलर और स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से लगभग फीमेल मॉथ के जैसा होता है। फीमेल मॉथ के जैसा होता है, ठीक है। ये मेल मॉथ ये सोचता है कि फूल के इस पेटल को कि ये फीमेल मॉथ है और ये फीमेल मॉथ सोचकर उसके ऊपर जाकर बैठता है कॉपुलेशन करने के लिए। लेकिन जब वो उस फ्लावर पर बैठ जाता है तब उसको पता चलता है कि ये फीमेल मॉथ नहीं है, ये एक फ्लावर है और फिर ये उड़ जाता है और उड़कर फिर दूसरे फ्लावर पर जाकर फिर वही तरह का संदेह या कन्फ्यूजन होता है। दूसरे फ्लावर ऑफ फ्रिस का दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठते हैं फिर फीमेल मॉथ सोचकर, और इस प्रकार से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये जो है कन्फ्यूजन होकर या कंफ्यूज होकर ये बैठते रहते हैं। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बैठता है उसके पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक कन्फ्यूजन हुआ मेल मॉथ को फीमेल मॉथ के साथ इस कॉपुलेशंस करने के लिए, इसीलिए ऐसे कॉपुलेशंस का यहाँ एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी है ऑर्चिड्स के संबंध में, याद रखिएगा बाबू आप, ठीक है। एक दो तीन एग्जाम्पल और हम लेते हैं। यूका फ्लावर, यूका फ्लावर, ये यूका फ्लावर भी मॉथ के द्वारा पॉलिनेट होता है ना। ये भी जो है ना पॉलिनेटेड बाय मॉथ, पॉलिनेटेड बाय मॉथ। इंसेक्ट्स है, एक इंसेक्ट्स का नाम है। और जो मॉथ यूका फ्लावर को पॉलिनेट करता है उस मॉथ का साइंटिफिक नेम जो है वो है प्रोन्यूबा यूकासेला, याद सेला है। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको भी ध्यान से आप सुनिए। यूका फ्लावर के ये सपोज कर लीजिए कि कार्पेल या पिस्टिल है, ठीक है। इसमें क्या करता है मॉथ, जब मैचुरेशंस का समय होता है ना, तो ये मॉथ इसके ओवरी को ड्रिल करता है, छेद करता है, और ओवरी को ड्रिल करके छेद करके इसके अंदर मॉथ यानी यूका प्रोन्यूबा घुस जाते हैं। चूँकि इसके पास
ओव्यूल भी है और उस ओव्यूल में एग भी है, एक नॉर्मल फ्लावर है ये, ठीक। ये ड्रिल करके अंदर घुसता है और अंदर घुसने के बाद इस ओवरी के अंदर अपने अंडे को ले करता है, ये अंडे देती है। सब फिगर से समझा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये अंदर देती है। और एक अच्छी बात यह है, ये जब मॉथ इस ओवरी के अंदर घुस जाता है तो ये जो ड्रिल पोजीशन है, जो छेद कर दिया, इस छेद को इस मॉथ के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है। और इस छेद को ये मॉथ बंद करने के लिए ये पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन के द्वारा इस छेद को बंद कर देते हैं। जो पॉलन ग्रेन उस मॉथ के बॉडी से लग कर आया है ना, उससे ये क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और अंदर अंडे को लेइंग करता है ना, अंडे देता है। अब जो है अंडा दे देने के बाद है ना, फिर अंडे में हैचेज होंगे, लार्वा वगैरह का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस जगह पर क्या हो रहा है, याद रखने वाली बात क्या होगी स्टार मार्क में, कि ये प्रोन्यूबा यूकासेला एक ऐसा मॉथ है जो यूका फ्लावर के ओवरी के अंदर ही अंडे को लेइंग करेगा, एक बात। दूसरी बात कि यूका फ्लावर मॉथ से ही पॉलिनेटेड होगा, इस बात को याद रखिएगा स्टार मार्क में, ठीक है। इसीलिए ये दोनों यानी यूका फ्लावर और ये मॉथ आपस में म्यूचुअल रिलेशन में रहता है, म्यूचुअल रिलेशन में रहता है। अब इस म्यूचुअल रिलेशन को समझना है तो ऐसे समझिए, चूँकि ये मॉथ इसके अंदर घुसने के बाद अंडे को यहाँ लेइंग किया और यहाँ से कवर कर दिया। ये अंडा प्रोटेक्शंस की दृष्टिकोण से कंप्लीट प्रोटेक्टिव एरिया में आ गया, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि जब ये अंडे हैच करते हैं तो अर्लियर लार्वल स्टेज में इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिशन इस ओवरी के अंदर की जो सेल्स या ओव्यूल है उसी को खाकर ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। दूसरा फ़ायदा मॉथ को। और अब तीसरी बात अगर करेंगे कि इसको क्या फ़ायदा है ना, तो ये मॉथ जब इसको ड्रिल करके अंदर घुसता है ना, और अंडे को दे देता है ना, तो ये जो है इसके बॉडी के अंदर लगे हुए पॉलन ग्रेन इसके ओव्यूल को के अंदर प्रेजेंट जो एग हैं उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो यूका फ्लावर को मॉथ ने फर्टिलाइजेशन में मदद किया, बदले में यूका फ्लावर उस मॉथ के अंडे से निकला हुआ है जो लार्वा है हैचिंग के बाद उसको न्यूट्रिशन दिया, साथ साथ प्रोटेक्शन दिया। ये एक अच्छी कहानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका इसको कॉमनली फिग बोलते हैं, ओके बाबू, इसको कॉमनली फिग बोलते हैं। देखिए इस फाइकस कैरिका के जो फ्लावर हैं है ना, इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर में कुछ बातें जानने का है, क्योंकि जब हम फ्लावर पढ़ रहे थे उस वक्त पढ़े थे कि इसके जो रिसेप्टेकल हैं, ये रिसेप्टेकल या जिसको हम थैलमस कहते हैं, जिसके ऊपर होल था, इस फाइकस कैरिका का कुछ इस प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके आपको हम समझा रहे हैं। इस प्रकार के जो है क्या होते हैं, रिसेप्टेकल होते हैं। इस प्रकार के रिसेप्टेकल होते हैं या थैलेमस होते हैं, ओके बाबू, जो इस प्रकार से नोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और यहाँ नैरो स्पेस छोड़ता है, नैरो स्पेस छोड़ता है। अब देखिए इस नैरो स्पेस के इस अपर रीजन में जो क्या होते हैं, मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। अपर रीजन में मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, समझा रहे हैं आपको फिगर से, ठीक है। और इसकी जो लोअर रीजन है उस लोअर रीजन में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा सा हल्का हल्का दिखा रहे हैं आपको, खाली समझना है बात को। ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये फीमेल फ्लावर जो है
नीचे की तरफ ही होते हैं। ठीक है, इस जगह पर जो फीमेल फ्लावर है ये इसके अंदर दो टाइप के होते हैं। तो एक तो फ्लावर यहाँ हो गया मेल फ्लावर, दूसरा यहाँ फीमेल फ्लावर, लेकिन ये फीमेल फ्लावर दो टाइप के, तो एक ये मेल फ्लावर और दो टाइप के फीमेल फ्लावर। टोटल फाइकस कैरिका में 3 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लावर हैं जो हम यहाँ नीचे की साइड ड्रॉप किए हैं, ये एक नॉर्मल फ्लावर है, ओके बाबू। ठीक है, एक नॉर्मल फ्लावर है। और इसके नीचे की तरफ जो फ्लावर है, उन फ्लावर के बीच में कुछ और भी फ्लावर होते हैं, इसको रेडिंग से दिखाया हम। और ये फ्लावर का मान लीजिए ओवरी है, यहाँ भी ये ओवरी है, स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। ठीक है, एक नॉर्मल फ्लावर है, यहाँ भी ओवरी है, और इसके जो स्टाइल है वो इस छोर से ना निकलकर ये साइड से निकला होता है। ठीक है, ये फ्लावर है बट दूसरे टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर का स्पेशल नामकरण किया गया है, इसको गॉल फ्लावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गॉल फ्लावर कहते हैं, जिसमें इसके साइड से स्टाइल गया है, जिस वजह कर इस जगह पर एक एंगल बन गया है। ठीक है, अब जब इंसेक्ट्स को आना होगा इस पर, तो सपोज कर लीजिए ये इंसेक्ट्स है, और ये अंदर घुसना चाहता है। ठीक है, तो इस नेरोवर स्ट्रक्चर से होते हुए ये अंदर आएगा। ठीक है, वास्प, इसका नाम है वास्प। तो इसको हम कहेंगे पॉलिनेशन इज टेक प्लेस बाय वास्प। तो ये वास्प उड़ते हुए इसके अंदर आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको अंदर आने के बाद इसका अंडे देना है, इसको अंडे देना है, एग लाइंग करना है। तो जब ये एग लाइंग करेगा तो एग लाइंग हमेशा गॉल फ्लावर के इस एंगल पर करेगा, ये। ठीक है, इस जगह पर हमने यहाँ नाम दिया बाबू इसको हम नॉर्मल फ्लावर। ये एक्चुअली में फर्टाइल फ्लावर है इस फाइकस कैरिका का। लेकिन ये जो गॉल फ्लावर हैं ये स्टेराइल फ्लावर होते हैं, यानी ये फ्लावर रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। समझ रहे बात? अब ये वास्प यहाँ से उड़ते हुए जब अंदर आता है तो इस स्टेराइल फ्लावर यानी गॉल फ्लावर के इस एंगल में अंडे को लेइंग करता है। लेकिन जब उड़ते हुए अंदर घुसता है तो इसके पंख इस मेल फ्लावर में आकर क्या होते हैं? सटते हैं, और सटने के कारण डस्ट के रूप में, गुच्छे के रूप में पॉलन ग्रेन एकदम गिर जाता है नीचे की तरफ। और नीचे क्या है? फीमेल फर्टाइल फ्लावर भी है। इस कारण से इस पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है। किसके कारण से? वास्प के कारण से। और ये क्रॉस पॉलिनेशंस को अंजाम देता है। फिर यही वास्प अंडे देने के बाद उड़कर जब बाहर जाता है तो फिर इसके बॉडी में इसका पॉलन ग्रेन लग जाता है। ये अगर फिर किसी दूसरे फूल के अंदर घुसा तो फिर इसके पॉलन ग्रेन फिर वो दूसरा फूल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बहुत है ना इंटरेस्टिंग कहानी है ना। इसमें भी फाइकस कैरिका में भी है ना, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बाबू, है ना। अब देखिएगा, ये भी एक तरह का जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता है ना, क्योंकि इस अंडे को एक प्रोटेक्टिव एरिया चाहिए होता है, जो एरिया ये स्टेराइल फ्लावर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, अंडे जब हैचिंग करेगा तो फिर जो लार्वा निकलेगा वो लार्वा इसी गॉल फ्लावर के पार्ट को खा जाता है न्यूट्रिशन के रूप में। चूँकि ये गॉल फ्लावर स्टेराइल है इसलिए रिप्रोडक्शन में इस पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस पौधे के फूल को रिप्रोडक्शन करने के लिए यानी पॉलिनेशन करने के लिए वास्प ने मदद किया। बदले में वास्प ने प्रोटेक्टिव एरिया में अंडे को लेइंग किया और उसे हैचेज एग से निकला हुआ लार्वा को नरिशमेंट भी मिल गया।
इसीलिए ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। इसमें भी आप याद रखिएगा, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, ठीक है बाबू, है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको जो है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू सैल्विया का, ठीक है, सैल्विया का। सैल्विया के जो फ्लावर होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आपको हम ड्रॉ अप करके बताते हैं। ये इसके पेटल्स है ना, और ये जो है इसके सेपल्स, ठीक है, और इसी के बीच जो है अरेंज्ड होती है ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, ओके, है ना। इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। इसी के बगल से दूसरा कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बात अच्छे से। ये जो है क्या है बाबू, स्टामेन है, ओके। और हम जानते हैं स्टामेन में दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, है ना, कि ये जो इसका एंथर है, इसका एंथर है, ये बायलोब्ड होते हैं, बायलोब्ड होते हैं। और हम पहले ही बायलोब्ड को जानते हैं। इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस बायलोब्ड को हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है वो। इसमें विचित्र बात क्या है कि ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो स्टेराइल है, ये लेंथ में बड़ा होता है। तो इसके इस कनेक्टिव टिश्यू के लेंथ का बड़ा होने के कारण ये दोनों बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो ऐसे कनेक्टेड था और बीच वाले कनेक्शन जो इसका क्या है, लंबा है, इसीलिए ये दोनों लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ अप कर रहे हैं कुछ ऐसे। और ये जो है आपको हम दिखा रहे हैं कनेक्शन किसका, कनेक्टिव का, ओके, ये कनेक्टिव का, सही बाबू, ठीक है। इन दो लोब में से एक लोब फर्टाइल होते हैं और दूसरा लोब स्टेराइल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए सपोज कीजिए कि यही वो एंथर है, तो हम आपको पिक्चर से समझाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो एंथर है, इस एंथर को हमने डिजाइनिंग किया कुछ इस प्रकार से कि ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। इसके जो लोब हैं हमेशा इसी एंगल पर व्यवस्थित होंगे, जिसमें से एक लोब ऊपर की तरफ और एक लोब नीचे की तरफ रहेगा। जो नीचे वाला लोब होता है, लोअर वाला, ठीक है, लोअर लोब, वो स्टेराइल होते हैं, याद रखिएगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। और जो ऊपर वाला लोब है वो क्या होते हैं, फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है। समझ गए बात को, याद रखिएगा, है ना। अब इसमें इंसेक्ट्स, सपोज कर लीजिए ये इंसेक्ट से घुस रहा है। इंसेक्ट जब घुसेगा तो एक्चुअली में फ्लावर के अंदर इंसेक्ट्स नेक्टार को लेने के लिए घुसता है। इस लोब के जस्ट निचला हिस्सा में प्रेजेंट होते हैं नेक्टार ग्लैंड, नेक्टार ग्लैंड, ठीक है। एक और फूल है बच्चे, इसको आपको बता दें ना, आया था एक बार एग्जाम में, नेक्टार वाले जो फूल है, स्टार मार्क पे याद रखिएगा, उसको हम एंटीरिनम के नाम से जानते हैं, एंटीरिनम, नेक्टार वाले, है ना, ठीक है। तो ये नेक्टार वाले फ्लावर है, नेक्टार वाले, ठीक है, रस चूसने के लिए आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जो एडिबल हैं, खाने योग्य है ना। उसके एग्जाम्पल वो रोजा है एग्जाम्पल, एक है पेपीवर, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ आते हैं, है ना। इस जगह पर नेक्टार प्रेजेंट होते हैं। ये इंसेक्ट्स उड़ते हुए यहाँ आएगा और आकर, चूँकि ये संरचना कुछ ऐसा है, आकर लोअर वाले लोब में आकर इंसेक्ट्स बैठेगा। समझिए बात को, देखिए हम फिर समझा रहे हैं आपको कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें से ये अपर लोब और ये लोअर लोब, और मेरे जो हाथ है
वो आपका जो है फिलामेंट है, ठीक है। इंसेक्ट्स उड़ते हुए आता है और लोअर लोब में बैठता है। जैसे ही लोअर लोब में बैठेगा, ये सपोज कर लीजिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये इंसेक्ट्स आकर यहाँ जैसे ही बैठेगा ये डाउन होगा। चूँकि इसके वजन के कारण ये डाउन हुआ और ये नीचे गया, और नीचे वाले लोब में इसलिए बैठा क्योंकि जस्ट इसके नीचे क्या है, नेक्टार ग्लैंड है, कि इसको नेक्टार तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही नीचे जाता है तो ये झुक जाता है और यहाँ आकर सटता है, ये यहाँ आकर सट जाता है। जब ये सट जाएगा तब इसका भी पोजीशंस कैसा होगा, थोड़ा सा जो ऐसे है वो थोड़ा सा ऐसे झुकेगा, समझ रहे हैं, जो पोजीशंस ऐसा था अब ये झुक गया, ये झुक गया तो ये इसको भी कैसे ऐसे झुकना पड़ेगा। तो ये लोब भी नीचे की तरफ कुछ ऐसे हम दिखाते हैं आपको। अब ये जब नीचे झुका, नीचे आया, तो इसको भी मजबूरीवश क्या होना होगा, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे आता है ना, वैसे ही इसके शरीर में डस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट्स का गिर जाता है ना। और जब ये नेक्टार लेकर उड़ता है निकलने के लिए बाहर, ठीक है, तो फिर ये जैसे ऐसे बिल्कुल फ्लैक्सिबिलिटी से अंदर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वजन कम हुआ ये फिर ऐसे छोड़ता है। जब ऐसे छोड़ता है तो इसके पॉलन ग्रेन फिर ऐसे क्या होते हैं, रिलीज होता है। तो इंसेक्ट्स के द्वारा इस पॉलन ग्रेन को फैलाया गया अंदर, एक दूसरा उस इंसेक्ट्स के बॉडी में भी पॉलन ग्रेन सट गया। जब यहाँ से बाहर निकला तो किसी दूसरे फूल पर जाएगा, तो फिर उस तक वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देगा। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी की तरह ये है ना, इंटरेस्टिंग कहानी है ना। और इस तरह के पॉलिनेशंस के मैकेनिज्म को लीवर, स्टार मार्क में याद रखिएगा, लीवर मैकेनिज्म कहते हैं, लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। ये वो ऑल अबाउट द एंटेमोफिली एडेप्टेशन रिलेटेड टू